morning, good afternoon, good evening. As for you watch this video, this is CS Gaurav Rakheja from Prince Katuria classes और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा CA फाउंडेशन के लिए. Yes sir, this is RTP revision test paper Jan 25 attempt के लिए. Various students texted me and on their demand. सर क्या टेक्स्ट किया? They texted me कि सर कुछ डाउट आ रहा है हमें RTP में. तो I said why some doubts, let's discuss the whole RTP, पूरा का पूरा RTP एक बार डिस्कस कर लेते हैं and clear all your doubts. So this is going to be very informative session sir, and don't dare to miss this video. इस वीडियो में ना सिर्फ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के तहत ये सीखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट एन आंसर, हाउ टू एंड एन आंसर, ताकि एग्जामिनर मजबूर हो जाए हमें 5 में से 4 4.5 नंबर देने के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द क्या आरटीपी. तो हियर इट इज गाइस, स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट इट फाइनली. दैट्स आरटीपी. आरटीपी बोले तो रिवीजन टेस्ट पेपर जैन 25. दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस. यहाँ पे आपको एक तो ये पता चलेगा कि इस बार के लिए आईसीआई ने कौन से टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट टिक किया. साथ में आपको ये पता चलेगा कि वैल्यूएबल टॉपिक्स को आपने शुरू कैसे करना है और खत्म कैसे करना है. आपको क्वेश्चन का आंसर तो मिलेगा ही, केस स्टडी का आंसर तो मिलेगा ही, साथ में आप लोगों को इसका एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन मिलेगा. दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, दैट विल सॉल्व वेरियस क्वेरीज दैट्स गोइंग ऑन अमंग्स यू. अभी पेपर से पहले इस समय बहुत सारा क्वेश्चन चलता रहता है कि सर कितना बड़ा लिखना है, सर लेंथ मैटर करती है कि नहीं करती है, सर कैसे शुरू करना है, कैसे खत्म करना है. सो हियर इज द आंसर फॉर ऑल योर क्वेरी गाइस. आइए शुरू करते हैं सर. क्वेश्चन नंबर 1, आरटीपी जैन 25. आईआरएफ पहला चैप्टर है. वैसे तो ये छोटा सा चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन ही 4 बनते हैं, तो हर स्टूडेंट को ये ध्यान में रखने की ये चारों क्वेश्चन करके ही जाने हैं, क्योंकि इसमें से एक पक्का से आएगा. सो इट्स अ वेरी गुड डील गाइस कि 4 क्वेश्चन है और 4 में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा. सर कौन से 4 क्वेश्चन एक बार बता दो. सर सबसे पहला क्वेश्चन होता है वेरियस लॉज. आईआरएफ इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. तो व्हाट आर द वेरियस लॉज इन इंडिया, लाइक सिविल, क्रिमिनल, कॉमन लॉज, नेचुरल जस्टिस. 4 तरीके का लॉज होता है सर. फिर एक क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्वेश्चन नहीं मानता हूं, ये अलग से एक टॉपिक है छोटा सा. लॉ मेकिंग सिनेरियो, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, हाउ लॉज गेट्स फ्रेम्ड इन इंडिया, जिसमें आपको पता है कि पहले एक कमेटी बनाई जाती है. कमेटी क्या करती है, अपनी एक रिपोर्ट रखती है. किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. एंड दैट रिपोर्ट इज टर्म्ड एज क्या? बिल. और वो बिल को सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देती है बना के. सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पहले पेश करता है कहां पे? लोकसभा में. फिर पेश करता है कहां पे? राज्यसभा में. और फाइनली उसके ऊपर किसके दस्तखत किए जाते हैं सर? प्रेसिडेंट के दस्तखत किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स किए जाते हैं सर. सो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर या प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट मिलने के बाद फाइनली इट गेट्स नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया. और जिस दिन वो ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई होता है उसी दिन से लॉ देशवासियों के ऊपर अप्लाई हो जाता है. इट इज दैट डेट एट विच द लॉ बिकम्स एप्लीकेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया. बट इफ एनी फ्यूचर डेट इज मेंशन्ड, if any future date is mentioned in that notification ki law will come in force from that date, then the law will come in force from that particular date. भाई लोग पक्का? चलो अब सुनो ध्यान से एक बार. तो ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है मैं इसे क्वेश्चन नहीं मान रहा हूं. इसके अलावा हमारे पास 4 क्वेश्चन है सर. एक तो वेरियस लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम, आपको पता चला सर. दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ध्यान से सुनिएगा सर, वेरियस अथॉरिटीज. कौन सी अथॉरिटीज सर? वेरियस अथॉरिटीज, एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव वाली. कौन सी वाली सर? एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव वाली. एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव वाली अथॉरिटीज के बारे में बताओ जो कि लॉ को क्या करती है सर? अप्लाई करने में मदद करती है. लाइक उसमें सर मिनिस्ट्रीज आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आ जाएगी, सेबी आ जाएगी सर. उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ जाएगा, आईबीबी आ जाएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आ जाएगा. इसके अलावा एक मेजर क्वेश्चन और कर लीजिए आप कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में पूछ लेता है. किसके बारे में पूछ लेता है सर? इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में पूछ लेता है सर. और इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में अगर मैं आपसे पूछूंगा, बताऊंगा, तो लोअर टू हायर जाएंगे. मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. और उनका 2-2, 3-3 लाइन में उनका जुरिसडिक्शन को डिफाइन कर दीजिएगा सर.
उनको डिफाइन कर दीजिएगा। यही हमारा पूरा आईआरएफ है सर। पूरा क्या है? आईआरएफ। There's a fourth जनरल क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टू आईआरएफ, उसको करने की जरूरत नहीं है। ये 3 क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, साथ में प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस कर लीजिएगा, और इनमें से एक क्वेश्चन पक्का से आएगा, 100% आएगा सर। मतलब सर इन माय ओपिनियन, क्योंकि सर सीए फाउंडेशन की बुक में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो कहां से आएगा फिर? ठीक है ना सर। तो चलिए, तो पहला चैप्टर जो आईआरएफ है वो यहां से बनता है सर, और इसका क्वेश्चन क्या दिया इस बार आईसीआई ने आरटीपी में सा क्वेश्चन दिया है वहीं से। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड इंडियन जुडिशियल सिस्टम, या फिर इंडियन जुडिशरी सिस्टम सर। वैसे इंडिया को संभालने वाली 3 पावर्स होती है सर। पहली पावर होती है लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, जो लॉ को बनाती है सर, जो लॉ को बनाती है सर। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, जो बनाए हुए लॉ को क्या करती है? अप्लाई करती है। बनाए हुए लॉ को क्या करती है सर? अप्लाई करती है। और तीसरी अथॉरिटी क्या होती है सर? सर तीसरी होती है जुडिशियल अथॉरिटी सर। जुडिशियल का मतलब क्या है? कि जो नॉन कंप्लाइंट पीपल को पनिश करती है, कॉन्ट्रावीनर्स को पनिश करती है। दैट्स वी कॉल द थर्ड अथॉरिटी व्हिच इज द जुडिशियल अथॉरिटी। और हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ आरटीपी में, दैट्स बैंग ऑन द जुडिशियल अथॉरिटीज। अभी इंडियन जुडिशियल सिस्टम में तो 4 लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे उन 4 में से 2 पे शॉर्ट नोट पूछ लिया, ये मान लो आप। किस किस के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लिया? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स याद कराऊंगा इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो आप ना तो भूलने वाले और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए। तो जरा ध्यान से, बढ़िया से, एकदम फोकस के साथ इसको सुनते हैं। डोंट डेयर टू मिस दिस टॉपिक, क्योंकि मैं बोल रहा हूं छोटा चैप्टर है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा जनाब। आइए आंसर पढ़ते हैं इसका सर। ये देखिए सर, लीजिए, सबसे पहले दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया हुआ है सर कि सुप्रीम कोर्ट बना था हमारे देश में कब? 26 जनवरी 1950। तो पहला पॉइंट ये हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है सर। तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा अथॉरिटी, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी इसी के पास है सर। इसके ऊपर कोई कोर्ट या कोई अथॉरिटी नहीं होती सर जुडिशियल सिस्टम में सर। तो सुप्रीम कोर्ट इज द क्या? पहला पॉइंट एपेक्स कोर्ट। इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 26 जनवरी 1950। और इसका जो चीफ जस्टिस होता है सर, चीफ जस्टिस कौन होता है? हाईएस्ट ऑफिसर। हाईएस्ट ऑफिसर सर जज के भी ऊपर, यस, सुप्रीम कोर्ट के जज के भी ऊपर। ये क्या करता है सर? जितने भी केसेस आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारी बेंचेस होती है। बेंचेस बोले तो वो बैठने वाली बेंचेस नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी अदालतें होती है, अलग अलग जज की अदालतें होती है कि ये वाला केस इसको देना है, ये वाला इस जज को देना है, ये वाला इस जज को देना है, ताकि क्या हो सर, वो जो केसेस है वो पेंडिंग ना हो, साथ साथ सॉल्व होते रहे। तो ये जो बाइफरकेशन ऑफ केसेस होता है कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बोलते हैं, जो कि जज के भी ऊपर होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। और चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो रोल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्ले करता है, वही रोल हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट प्ले करता है। बढ़िया सर, 3 पॉइंट मिल गया सर मुझे। एक, एपेक्स कोर्ट है, 26 जनवरी 1950 को बना था, एंड इसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो चीफ जस्टिस है, गेट्स अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का 126 आर्टिकल में अपॉइंट होता है भाई। सिंपल इज दैट। आगे सुनिए, प्रिंसिपल बेंच। प्रिंसिपल बेंच बोले तो जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कुल मिला के 7 मेंबर्स है, मतलब 7 जजेस हैं। टोटल मिला के कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में सारी अदालतों में? सर 34 हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। इंक्लूडिंग क्या? सीजेआई। सीजेआई बोलते हैं भाई इसको। सीजेआई बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के इसमें 34 लोग हैं भैया, 33 जज और एक सीजेआई, टोटल 34। और एक ऐसी अदालत है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस सुनेगी ना, टेररिज्म के, आतंकवाद के, बहुत हीनियस मर्डर हो गया, सीरियस क्राइम हो गया सर, बहुत बड़ा स्कैम हो गया जिससे सारे देशवासी परेशान है सर, वो वाला बेंच वैसा सीरियस केस सुनेगा। तो इसमें जो हाईएस्ट बेंच है, जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कितने मेंबर हैं? 7। कितना पॉइंट हो गया सर? 4 हो गया सर। छप रहा है, अब लग रहा है छप रहा है सर, पहले लग रहा था थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर सर। मैं बोला ना आपको, क्या बोलता है? एपेक्स कोर्ट है, 26 जनवरी 1950 को बना सर। उसके बाद तीसरा क्या बोलता है? इसका जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो अपॉइंट हुआ आर्टिकल 126। और इसका जो प्रिंसिपल बेंच है, हाईएस्ट बेंच है, उसमें 7 मेंबर्स है। टोटल कितना जज है भैया? 34 से इंक्लूडिंग सीजेआई। सीजेआई बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितना पॉइंट टोटल? 5। एकदम बिंदास,
आगे सुनिए नेक्स्ट क्या बोलता है। बोलता है सर इसको 31 से बढ़ा के 34 किया है। अभी कुछ समय पहले तक कितने थे 31, अब कितने कर दिए 34। सर क्यों बढ़ाया? ताकि केसेस पेंडिंग ना हो, केसेस की सुनवाई टाइमली बेसिस पे हो जाए। ठीक है सर। उसके बाद और इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ, रिट पिटीशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है अंडर आर्टिकल क्या 32। सर ये रिट क्या होता है सर? सर रिट का मतलब होता है गुहार, प्रार्थना, याचना। सर आप हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, आप हमें बचाइए। 5 तरीके की रिट होती है, डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन रिट एग्जाम्पल हेबीस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड क्यो वारंटो। 5 तरीके की रिट होती है। जैसे पहली रिट क्या है? हेबीस कॉर्पस। हेबीस कॉर्पस का मतलब होता है रॉन्गफुल डिटेंशन। रॉन्गफुल डिटेंशन मतलब अगर पुलिस वाला मुझे पकड़ लिया बिना किसी रीजन के, अपना पर्सनल खुंदक निकालने के लिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करूंगा, सर प्लीज उड़ती हुई रिट भेजो इसके पास। और अगर मैं जेल में हूं तो मेरे घर वाले भी इस रिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स मुझे नहीं मिल रहे, एक्चुअली रिट को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर कोई मेरे फंडामेंटल राइट मेरे से छीन रहा है तो मैं सुप्रीम कोर्ट को बोलूंगा, सर मेरा फंडामेंटल राइट मुझे दे नहीं रहा, छीन रहा है, इसको मारो मुंह पे इसके रिट। तो रिट के लिए अप्लाई कोई भी कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। कुल मिला के 6 पॉइंट। सर बताओ कैसे? सर भूल भी गए तो भी एक आध पॉइंट बना सकते हैं सर, वैसे भूलना नहीं है सर। पहला एपेक्स कोर्ट है सर, 26 जनवरी 1950 को बनाया गया सर, बनाया गया सर। सर सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं? अरे करिए ना सर। सीजेआई आर्टिकल 126 में पॉइंट हुआ सर। 34 है टोटल, 34 में से एक क्या है? सीजेआई है सर। सर उसके बाद सर एनीवन कैन अप्लाई फॉर द रिट पिटीशन विद सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। 6 पॉइंट हुआ, देखो मस्त, एकदम एकदम स्मूथ एज बटर। अच्छा उसके बाद आगे क्या बोलता है? हाई कोर्ट के बारे में बताओ। अब तुम्हें वो वाला क्वेश्चन भी पूरा मिल गया ना, उसमें बस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐड कर देना, और 2 तो ये हो ही गए। ठीक है भाई। अच्छा सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या है? हाई कोर्ट। अभी इस समय इंडिया में कितने हाई कोर्ट है पता है? 25 टोटल मिला के 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं सर? 25 हाई कोर्ट हैं अभी इंडिया में टोटल मिला के। ठीक है। 6 ऐसे स्टेट्स हैं जो कॉमन हाई कोर्ट्स शेयर करते हैं। मतलब क्या? 4 स्टेट्स में एक हाई कोर्ट लगता है, 2 स्टेट्स में एक हाई कोर्ट लगता है। कौन कौन से सर? जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा में चंडीगढ़ हाई कोर्ट लगता है, वैसे ही एक गुवाहाटी हाई कोर्ट है जो कि 4 एरियाज में लगता है, लाइक मिजोरम में लगता है सर, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में लगता है, नागालैंड में लगता है और असम में लगता है। ये 4 स्टेट्स में मिला के एक हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट लगता है। तो कितने स्टेट्स है टोटल जो कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं सर? 6 स्टेट्स है जो कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं। कॉमन वर्ड आना चाहिए, सिंगल हाई कोर्ट नहीं आना चाहिए। एक सिंगल वर्ड इन्होंने लिखा हुआ है, वो सिंगल वर्ड हम हटा देंगे। दे शेयर क्या? कॉमन हाई कोर्ट। कॉमन मतलब 2 स्टेट्स एक और 4 स्टेट एक, टोटल मिला के कितने स्टेट है? 6। ठीक है सर, चलो शुरू करते हैं। जैसे देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसे ही स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट होता है सर। हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब एक स्टेट में ज्यादा से ज्यादा अपील यहीं पे फाइल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो स्टेट के तो बाहर चले गए। तो इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन अ पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो पहला पॉइंट क्या सर? हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन अ पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी सर। उसके बाद आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर मस्ट बी हाई कोर्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टेट। कौन सा आर्टिकल बोलता है भाई? 214 बोलता है कि हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट होना। सो हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ highest court of appeal in any state or union territory as per article 214 of the Indian constitution. Every state must have a kya? High court. The high court has appellate, original and supervisory jurisdiction. 3 तरीके का jurisdiction होता है भाई, ध्यान से समझना। एक AOS। पहला क्या लिखा है सर? पहला लिखा है appellant। क्या लिखा है सर? appellant लिखा है। पहला लिखा है appellant। दूसरा क्या लिखा है? ओरिजिनल। क्या लिखा है सर? ओरिजिनल। तीसरा क्या लिखा है सर? सुपरवाइजरी। क्या लिखा है सर? सुपरवाइजरी। तो टोटल मिला के, कुल मिला के 3 तरीके का जुरिस्डिक्शन होता है सर। एक क्या? एपेलेंट जुरिस्डिक्शन, दूसरा क्या? ओरिजिनल, और तीसरा क्या? सुपरवाइजरी।
तो फर्स्ट एपेलेंट जुरिस्डिक्शन, दूसरा ओरिजिनल और तीसरा क्या सुपरवाइजरी। सर मतलब क्या है? सर केस अगर लोअर कोर्ट में गया तो अपील जा सकती है हाई कोर्ट के पास, तो एपेलेंट। ओरिजिनली अगर केस सीरियस है, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं विच आर वेरी सीरियस, तो डायरेक्टली किसके पास जा सकता है? हाई कोर्ट, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो सकता है। और तीसरा सुपरवाइजरी, लोअर कोर्ट जो है स्टेट में जब केस सॉल्व कर रहे हैं तो उन पे नजर रख सकता है कौन? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के पास कितना जुरिस्डिक्शन है भाई? 3। एपेलेंट अपील आ सकता है, ओरिजिनल सीधा भी केस आ सकता है अगर केस क्या है? इंपॉर्टेंट है, सीरियस है, और तीसरा क्या? सुपरवाइजरी। व्हेन द लोअर कोर्ट्स आर गोइंग टू सॉल्व द केसेस, इट कैन हैव अ क्या? सुपरवाइजरी रोल। कौन? हाई कोर्ट सर। तो पहला बोलो, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सर। उसके अलावा आर्टिकल 214 के हिसाब से एवरी स्टेट मस्ट हैव अ क्या? हाई कोर्ट। कितना जुरिस्डिक्शन है इसके पास सर? 3 बोले तो ए ओ एस, एक एपेलेंट, दूसरा ओरिजिनल और तीसरा सुपरवाइजरी। सो वेरी वेल डन। उसके बाद however article 227 of the Indian constitution limits हाई कोर्ट सुपरवाइजरी पावर, मतलब इंटरफेरेंस का पावर ज्यादा नहीं है। सुपरवाइज कर सकता है लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो अपने आप सॉल्व करेंगे, और अगर कोई खुश नहीं है उसके ऑर्डर से वो तेरे पास खुद आएगा। सो योर पावर्स एज अ सुपरवाइजरी रूल आर क्या? लिमिटेड। तो आर्टिकल 227 उसका इंटरफेयर करने के पावर को क्या कर देता है? थोड़ा रोक देता है। कितने हाई कोर्ट से टोटल? 25 में से 6 ऐसे स्टेट्स है जो कॉमन हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, दैट इज 6 स्टेट्स। ठीक है सर, सिंगल की जगह वर्ड लिखेंगे क्या? कॉमन। चलो बहुत अच्छी बात है सर। अब आगे क्या बोलता है सर? नेक्स्ट सुनिए सर एक बार, ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा सर। क्या बोलता है आगे? आगे बोलता है सर इसके बाद, एन इंडिविजुअल कैन सीक रेमेडीज अगेंस्ट द क्या? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन के लिए, वैसे ही अगर आप रिट के लिए जाते हैं हाई कोर्ट में तो कौन से आर्टिकल में जा सकते हो? 226 में। किस में जा सकते हो सर? 226। पक्की बात है सर, भूलेगा तो नहीं? कौन से आर्टिकल में सर? 226। पक्का सर, कोई दिक्कत नहीं? 100%। चलो ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली कितने पॉइंट? 6 पॉइंट्स हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए, और वैसे ही 6 पॉइंट्स किसके लिए हुए? हाई कोर्ट। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन एनी स्टेट और क्या? यूनियन टेरिटरी। उसके बाद क्या बोलता है सर? सर बोल रहा है आर्टिकल 214 के हिसाब से हर स्टेट में क्या होना चाहिए सर? हाई कोर्ट। तीसरा पॉइंट बोल रहा है 3 तरीके का जुरिस्डिक्शन होता है। चौथा पॉइंट बोल रहा है 227 किसको रिस्ट्रिक्ट करता है सर? इंटरफेयर। कॉमन कोर्ट्स 6 स्टेट शेयर करते हैं, और उसके अलावा अगर रिट पिटीशन के लिए अप्लाई करना है सुप्रीम कोर्ट में तो आर्टिकल 32 के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, और अगर हाई कोर्ट में अप्लाई करना है तो आर्टिकल 226। होप यू गॉट इट भाई, अच्छे से समझ में आया? तो यहाँ पे आपको जुडिशियल वाला भी समझ में आ गया एक तरीके से, और ये शॉर्ट नोट तो समझ में आ गया। यही था हमारे पास आईआरएफ, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बहुत चिल्लर सा चैप्टर है लेकिन एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो इट्स नॉट अ बैड डील। तो स्टूडेंट्स को अगर लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, पक्का करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है सर, चलिए आ जाइए सर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं एक बार। क्या लिखा है सर? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए, बोलता है सर मिस्टर सोहन अ वेल्दी इंडिविजुअल प्रोवाइडेड अ क्या? लोन ऑफ ₹80,000। किसको? मुकेश को। आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ध्यान रखना, साथ साथ एक रास्ता बताता हूं। आंसर शीट के साथ में लाइन लगाना और पेंसिल से या ब्लैक पेन से साइड में लिखना शुरू कर देना रफ वर्क करके। क्या लिखोगे सर? सबसे पहले सोहन टू मुकेश। सोहन ने पैसा दिया किसको? मुकेश को। कितना पैसा दिया? 80,000। ठीक है ना सर? इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, और क्वेश्चन आपको आप लिख लिया ना एक बार तो बाद में कंफ्यूज नहीं करेगा। तो सोहन ने मुकेश को एक लोन दिया। कितने का लोन दिया सर? 80,000 रुपए का लोन दिया। और कब दिया? 26 फरवरी 2023 में, 26 फरवरी 2023। ठीक है सर? द बोरोअर मिस्टर मुकेश आस्क्ड फॉर अ फर्दर लोन ऑफ रुपीज क्या? 1.5 लाख। अब 26 फरवरी 2023 को अभी 80,000 रुपए लिया, अब कितना और मांग रहा है? 1.5 लाख और मांग रहा है। कौन मांग रहा है? वही मुकेश मांग रहा है। किससे? सोहन। ठीक है सर? सोहन अग्रीड बट प्रोवाइडेड द लोन इन पार्ट्स ऑन डिफरेंट डेट्स। लोन दिया लेकिन अलग अलग डेट पे दिया। कब? देखो अब बोल रहे 26 को दिया था 80,000, ठीक है भाई? 28 को दिया
1,00,000 और फिर दिया कब? रिमेनिंग 50,000 ऑन 3rd मार्च। ये दोनों फरवरी के हैं और ये मार्च। कितना दिया? 50,000। टोटल लोन कितना हो गया बोलो भाई लोग? 2,30,000। 2,30,000 ये लोन किसने दिया? सर ये लोन 2,30,000 का लोन दिया। किसने किसको दिया बोलो एक बार? सर सोहन ने मुकेश को। एक 26 फरवरी को, एक 28 फरवरी को और एक क्या 3rd मार्च। बट ट्राई टू इंक्रीज योर पेस भाई लोग। हाँ, बिकॉज पेपर में स्टूडेंट ऑफन यूज टू से मुझे आने के बाद सर केस स्टडी ज्यादा आ गई थी इसलिए छूट गया था। ये क्या मतलब है? आता है तो करो ना पूरा यार, बेशक लेंथ कम करो लेकिन पूरा लिख के आओ। ठीक है सर? अच्छा, उसके बाद ऑन 10th ऑफ मार्च 2023 मिस्टर मुकेश वाइल पेइंग ऑफ पार्ट 75,000। अब सर 10 मार्च 2023 को मुकेश जी 75,000 रुपए पे कर रहे थे। कितना पे कर रहे थे सर? 75,000। तो मिस्टर सोहन insisted that the lender should adjust 50,000 towards the loan taken on 3rd March and balance against the loan on क्या 26 फरवरी। ठीक है ना सर? बोला 50,000 यहाँ पे काट दो और बाकी के जो 25,000 है वो कहाँ पे लगा दो? 26 फरवरी को लगा दो। मतलब 28 फरवरी वाले लोन में कुछ भी एडजस्ट मत करो। अब सोहन ने ऑब्जेक्ट किया एंड बोरोवर को बोला कि मैं जैसे आपको लोन दिया था उसी ऑर्डर में इसको एडजस्ट करना चाहता हूं। पहले मुझे बताओ, यहां पे हम शुरू कर चुके हैं क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बड़ा चैप्टर है, मॉन्स्टर चैप्टर है सर। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 6 असाइनमेंट्स और उसके बाद 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है सर, जो कि सीए इंटर से उठ के आ गया है सर। सर दिस topic belongs to section 59, 60 and 61, that is appropriation of payments। अब यहां पे मुकेश जी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, या फिर बोला सोहन जी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि मुकेश मुझे बोल रहा है कि 75,000 में से पहला 50,000 लास्ट वाले डेट में लगा 3rd वाले मार्च में और बचा हुआ 25,000 26 वाले में लगा। लेकिन सोहन जी बोल रहे हैं मैं सीक्वेंस के हिसाब से लगा लेता हूं कि पहले तूने 80 लिया था तो 75 वहीं पे एडजस्ट कर लेता हूं। तो बताओ क्या ये जो ऑब्जेक्शन रेज किया है, या फिर देखो जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देता हूं। एग्जामिनर नंबर कब देगा? क्या पूछा देख ध्यान से सुन। वेदर द कॉन्टेंशन ऑफ मुकेश करेक्ट और अदरवाइज। तो आंसर में मुकेश के हिसाब से लिखना, सोन के हिसाब से नहीं लिखना, ये ध्यान रखना। ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन फैक्ट्स वी कैन फाइनली कंक्लूड दैट द कॉन्टेंशन ऑफ मुकेश इज क्या करेक्ट। और जहां पे ये लिखोगे द कॉन्टेंशन ऑफ मुकेश इज करेक्ट, उसको क्या करोगे? अंडरलाइन भाई, अगर नंबर चाहिए पेपर में तो। बी स्मार्ट इनफ, बी एक्यूरेट इनफ, क्लैरिफाई करो हर चीज को, बढ़िया से पढ़ो। ठीक है सर? तो बोल रहा है सर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से बताओ कि क्या मुकेश जी का कॉन्टेंशन ठीक है या नहीं है? तो मेरे हिसाब से तो सही है। अभी आंसर भी देखते हैं। What would be the answer in case the borrower does not insist on such an order of adjustment? अगर borrower नहीं करता तो कौन कर सकता है सर? लेंडर कर सकता है। और लेंडर भी नहीं बताता तो सीक्वेंस के हिसाब से होगा। और अगर सब डेट्स की डेट सेम है तो क्या होगा? प्रोपोर्शनेट। क्या बात है सर? तो एज पर द प्रोविजन शुरू कैसे करेंगे सर? आंसर शुरू करेंगे 3 पैराग्राफ्स में होता है सर। जब आपका फर्स्ट पैराग्राफ बड़ा हो जाए तो इन दिस गिवन केस लिखने की जरूरत नहीं है। इन दिस गिवन केस हटा देना, सीधा फर्स्ट पैराग्राफ एंड क्या 3rd पैराग्राफ सर। जब आपको लगता है कि लेंथ खूब सारा है, ज्यादा है, तो फर्स्ट पैराग्राफ के सीधा बाद क्या लिख देंगे सर? 3rd पैराग्राफ सर। अभी बात करेंगे सर फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 59 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द अमाउंट पेड बाय द बोरोवर विल बी एडजस्टेड एज पर द कॉन्टेंशन ऑफ द क्या borrower and the lender has no right to object the same। lender has no right to object the same को क्या कर देना? underline। फिर अगला as per the provisions of section 60 comma if the borrower while paying the amount does not instruct the lender about the adjustment of the amount then it is the choice of the lender to adjust the amount wherever it wants। ठीक है भाई? फिर तीसरा as per the provisions of section 61 if there is no intention on the part of both the parties then the amount will be appropriated or adjusted as per the kya sequence of time, as per the sequence of time। and if the time is same, if the date belongs to the same date then it will be adjusted proportionately। और मैंने आपको श्योर शॉट बोल के कराया था क्लास में कि ये पक्का आ सकता है पेपर में। आरटीपी ने भी इंपॉर्टेंट बोल ही दिया। अब तो
होप फॉर द बेस्ट, करेक्ट है सर। फिर आप कंक्लूड करोगे, आपने लास्ट पैराग्राफ पे लिख दिया क्या, कंक्लूजन, ठीक है, लिख दिया कंक्लूजन। अच्छा, और कंक्लूजन में आपने पहले लिखा 1 और फिर लिखा क्या 2। 1 में क्या लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड फैक्ट्स वी कैन फाइनली कंक्लूड दैट द contention of Mr. मुकेश is क्या वैलिड एंड सोहन कैन नॉट ऑब्जेक्ट द सेम। फिर एक लाइन का गैप छोड़ के सेकेंड, जैसे पूछा है वैसे ही आंसर करो, मजा आएगा, एग्जामिनर विल एक्सेप्ट इट वेरी वेल। और मैंने अभी आपको पुरानी वीडियोस में 3 से 4 वीडियो पहले क्या दिखाया था, टॉपर का आंसर शीट दिखाया था कि उसको क्यों मार्क्स मिले गए। पेपर बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बड़ा नहीं था, बट क्या था, क्लियर था, स्पेसिफाइड था, एक्यूरेट था, दैट्स इट। तो ठीक है, इसके बाद बताओ अगर बोरोअर भी नहीं बताता तो फिर क्या, फिर लेंडर अपने हिसाब से लगा सकता है। सो इफ द बोरोअर कौन, दैट इज मुकेश, डज नॉट इंस्ट्रक्ट द क्या लेंडर, देन द लेंडर कैन एडजस्ट इट ऑन इट्स ओन। सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आइए जरा तो देखते हैं आगे, आइए सुनिए। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, पहले वो देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। What would be the mode of adjustment or appropriation of such part payment in case neither Mr. Sohan or Mr. Mukesh insist on the order of adjustment? तो क्या होगा सर, अगर बोरोअर ने भी नहीं बताया और लेंडर ने भी नहीं बताया कि कहां एडजस्ट होना चाहिए, so amount will be adjusted as per the sequence of time, that is priority of payment. The debt which became due first will be paid first. पक्का भाई? तो पहले 26 वाला, फिर 28 वाला और फिर थर्ड वाला। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं सर। बोल रहा रामा डायरेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ही चलेगा भैया, अभी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन चलेगा सारा, हाँ, फिर उसके बाद सोगा पार्टनरशिप वैसा बढ़ता रहेगा, ठीक है। रामा डायरेक्ट्स श्याम टू सेल लैपटॉप, मतलब राम जी यहाँ पे प्रिंसिपल है और श्याम जी यहाँ पे एजेंट है। So Ramji directs Shyamji to sell laptops and agrees to give Shyamji 11% commission. मतलब रामजी बोले कि मेरे लैपटॉप बेच दो, श्यामजी को बोले मेरे लैपटॉप बेच दो और मैं आपको 11% कमीशन दूंगा सेल प्राइस पे, जितने का लैपटॉप बिकेगा उस पे 11% कमीशन, ठीक है सर। और ईच लैपटॉप एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स, अभी लैपटॉप्स का इंपोर्ट पे क्या आ चुका है, रिस्ट्रिक्शन आ चुका है। लैपटॉप का इंपोर्ट पे क्या आ चुका है सर, रिस्ट्रिक्शन, मतलब लैपटॉप महंगा हो सकता है, डिमांड बढ़ सकता है, सप्लाई कम हो सकता है सर, ठीक है। सो एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट restrictions on import of laptops, Rama thought that the price of laptops might go up in near future and he revokes Shyam's authority for any further sale. ठीक है सर, तो राम जी ने श्याम जी को बोला कि भैया इंपोर्ट बंद हो गया है, श्याम जी आप फर्दर सेल रोक दीजिए, फर्दर सेल रोक दीजिए, मतलब ऑलरेडी अगर कोई सेल हो गई होगी तो अलाउड है और उस पर कमीशन भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। Shyam, before receiving the letter at his end, sold 5 laptops at the price fixed by the क्या Ram. Shyam asked for क्या 11% commission on the sale of 5 laptops at the rate 1 lakh each. मतलब 1 लाख का 5 लैपटॉप बेच दिए, 11% बनता है, 5 लाख का 11% 55,000 रुपए, 55,000 रुपीज का कमीशन बन जाएगा। किसका, जो श्याम जी ने रिसीव करना है, किससे, राम जी से, ठीक है सर। Explain under the provisions of Indian Contract Act 1872 whether sale of laptops after revoking Shyam's authority, श्याम जी की अथॉरिटी रिवोक करने के बाद क्या सेल ऑफ द लैपटॉप वैलिड है या वॉइड है। सर अथॉरिटी रिवोक करने के बाद तो सेल वॉइड होगी, लेकिन जो सेल ऑलरेडी हो चुकी होगी वो क्या रहेगी, वैलिड, और उस पर कमीशन भी पे करना पड़ेगा, ठीक है सर। सो वेदर द सेल ऑफ लैपटॉप्स आफ्टर रिवोकिंग द Shyam's authority is binding on Ram, यस वो तो बाइंडिंग है, and commission is also required to be paid. Commission is क्या, also required to be paid, ठीक है सर। शुरू कैसे करेंगे, as per the provisions of Indian Contract Act 1872, सेक्शन मार्क कीजिएगा, और an authority may be revoked at any time by the principal, but authority या revocation of authority will take place for the future transactions. The transaction already executed by the agent will be binding on the क्या, principal. जो transaction already कर दिया agent will be binding on the क्या, principal. Simple है भाई।
तो इन दिस गिवन केस कितना लैपटॉप बेच दिया भाई? 5 लैपटॉप बेच दिया. तो हेंस द सेल इज बाइंडिंग ऑन राम and Ram is liable to pay commission at the rate 11% per laptop. So total of kitna commission? 55,000. Whether Shyam will be able to recover his commission from Ram? If yes, what amount of commission? Yes, recover हो सकता है. और कितना परसेंट सर? 11%. किसके ऊपर? 5 लाख. कितना? 55,000. तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हमें क्या लॉ के पेपर में भी कैलकुलेटर लेके जाना चाहिए? 100% सच बात है. लॉ का पेपर में भी कैलकुलेटर लेके जाना ही चाहिए फॉर प्रिकॉशनरी कॉज. भाई यू नेवर नो, मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के लिए आ जाए नेगोशिएबल में, और कुछ कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, तो कैलकुलेटर तो होना ही चाहिए. आइए लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है भाई, देख क्या लिखा है. रोहन फाउंड अ वॉलेट इन अ क्या? रेस्टोरेंट. रोहन को एक वॉलेट मिला. कहां मिला? रेस्टोरेंट में मिला. खाना खाने गया था और उसे किसी और का लैपटॉप में रेस्टोरेंट दैट इज वॉलेट मिला. किसको मिला? रोहन को. He inquired all the customers. पूछा सबसे, भाई साहब आपका है क्या? आपका है क्या? आपका है? But could not be able to find the true owner. सभी से पूछा, सभी बैठने वालों से पूछा, but he could not be able to find the क्या? True owner. उसको true owner नहीं मिला. चलो बहुत अच्छी बात है सर. Then he handed over the same wallet to the क्या? Manager of the restaurant to keep the wallet till the true owner is क्या? Found. सबसे पूछा, जब कोई जवाब नहीं दिया तो किसको दे दिया? मैनेजर को दे दिया कि होल्ड दिस वॉलेट सर अंटिल यू फाइंड द ट्रू ओनर. जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता तो सर उसके बदले तुम रख लो. जैसे ही ट्रू ओनर आए पूछता हुआ कि भाई साहब क्या मेरा वॉलेट यहाँ पे रह गया है क्या? उसको दे दीजिएगा. सिंपल. आगे सुनिए. आफ्टर अ वीक रोहन वेंट बैक टू द क्या? रेस्टोरेंट टू इंक्वायर अबाउट द वॉलेट. मैनेजर को दे तो गया वो वॉलेट, लेकिन एक हफ्ते बाद वापस गया और मैनेजर से पूछा, भाई साहब क्या ओनर आया वापस? क्या ट्रू ओनर वापस आया? द मैनेजर रिफ्यूज टू रिटर्न इट टू द रोहन. पहले तो क्या ट्रू ओनर आया नहीं, और फिर वो रोहन बोला कि मुझे दे दो सर वॉलेट अगर ट्रू ओनर नहीं आया. मैनेजर ने वापस करने से क्या कर दिया? मना. अब बताइए इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेदर रोहन कैन रिकवर द वॉलेट फ्रॉम द मैनेजर. क्योंकि ट्रू ओनर मिला नहीं और नेक्स्ट बेस्ट ओनर कौन होता है? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स सर्व्स एज अ बेली. लेकिन मैं ये आंसर जरूर दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं सबको बताना चाह रहा हूं एक बार कि आंसर लिखेंगे ऐसे. क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में ही मैंने बोला कि सिर्फ आपको आंसर नहीं मिलेंगे, साथ में क्या मिलेगा? प्रेजेंटेशन, हाउ टू स्टार्ट इट एंड हाउ टू एंड इट, सो दैट यू विल बी एबल टू सिक्योर 4 आउट ऑफ 5, 4.5 आउट ऑफ 5, है ना. चलो देखते हैं, ध्यान से सुनिए. शुरू करते हैं कहां से? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. और फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का सेक्शन क्या पढ़ा था हमने? 71. और ये असाइनमेंट का नाम मैंने दिया था आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स. वेरी वेल डन. सीम टू बी बिट कॉन्फिडेंट सर. क्या बोलता है सर? बोल रहा है सर आपने क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाले असाइनमेंट में हमें दिया था ये टॉपिक, और सर आपने बताया था फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अंडर द head section 71. So as per the provisions of section 71 of the Indian Contract Act 1872, a person who find goods belonging to क्या? Another and takes them into his क्या? Custody is subject to the same responsibility as if he were a क्या? Bailey. So the position of finder of lost goods is same as a क्या? Bailey. तो देखो शुरू कैसे किया? A person who find goods belonging to another and takes them into his custody. A person who finds the goods belonging to other and takes them into his own custody. सर ये पता आपको सब कुछ है, लेकिन लिखना कैसे वो सीखो. Try to understand the pattern. शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, यही नंबर देगा. एग्जामिनर को फर्क नहीं पड़ता रट्टा लगा के आयो, समझ के आयो, 6 महीना पढ़े, 2 महीना पढ़े, 1 महीना पढ़े, उसको अच्छा अच्छा आंसर चाहिए बस. तो क्या लिखा है? If a person finds the goods belonging to another and takes them into his own custody, then his position will be same as of a क्या? Bailey. चलो बहुत अच्छी बात है सर. फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स 3 काम करने हैं. देखो आंसर मिलेगा बहुत बढ़िया से. टू टेक द प्रॉपर केयर ऑफ द क्या? प्रॉपर्टी. सो द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज टू टेक क्या? प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव टेकन केयर ऑफ हिज क्या? ओन गुड्स. So he has to take care of the property as a man of ordinary prudence. As a man of ordinary prudence मतलब ठीक ठाक बुद्धि वाला इंसान जैसे अपनी प्रॉपर्टी का देखभाल करता है, वैसे इसको प्रॉपर्टी का क्या करना पड़ेगा? देखभाल करना पड़ेगा. So finder of lost goods has to take care of the goods belonging to other person as a man of ordinary prudence. Goods तेरा नहीं है, किसी और का है, but it is your responsibility to take care. दूसरा,
नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, किसी और को बांटने का तेरे पास राइट नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस आते हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में जहां पे वो बेच सकता है, जहां पे वो क्या कर सकता है, बेच सकता है, चाहे वो अपने एक्सपेंसेस रिकवर करने के लिए हो या फिर रीजनेबल सर्च के बाद ट्रू ओनर नहीं मिला। लेकिन अभी तो जनरल है, मिलने के बाद उसका क्या राइट होता है, क्या ड्यूटी होता है, सर केयर करना है और अप्रोप्रिएट नहीं करना है एंड रीस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज क्या फाउंड। तो गुड्स का केयर करने का ड्यूटी है किसका, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। इसका मतलब ही इज द नेक्स्ट बेस्ट ओनर। कब तक, जब तक ट्रू ओनर नहीं मिल जाता, ही विल बी ट्रीटेड एज द क्या, नेक्स्ट बेस्ट ओनर। आई बात समझ में, चलो ठीक है। सो इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन द मैनेजर मस्ट रिटर्न द वॉलेट टू रोहन सिंस रोहन इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द वॉलेट फाउंड अगेंस्ट एवरीबॉडी एक्सेप्ट द क्या, ट्रू ओनर। इसका मतलब वॉलेट को रखने का पावर ऑफ अथॉरिटी किसके पास है सर, रोहन के पास है, अगेंस्ट ऑल अदर पर्सन बट एक्सेप्ट द क्या, ट्रू ओनर। ट्रू ओनर को तो मना नहीं कर सकता कि मैं तुझे नहीं दे रहा, मेरा राइट है, सबको मना कर सकता है एक्सेप्ट ट्रू ओनर। होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ओके सर, अंडरस्टूड सर। आइए देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। परिधि एक माइनर है जिसने फॉल्सली रिप्रेजेंट किया उसका एज। सर लेकिन आपको पता होगा, मैंने जब आपको पढ़ाया था ये टॉपिक तो बताया था कि नो एस्टॉपल अगेंस्ट द माइनर, माइनर के अगेंस्ट कोई एस्टॉपल नहीं होता। व्हाट इज एस्टॉपल, सो इफ अ पर्सन मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन and the other party enters into the contract on the basis of such representation, then party making the representation later on cannot deny the facts, later on deny नहीं कर सकता। but this rule is not applicable in case of क्या, minor। तो minor अगर कोई representation देता है तो later on उसको deny कर सकता है कि धप्पा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो minor हूँ, major नहीं हूँ। so no estoppel against the क्या, minor। minor को law stop नहीं करेगा, minor को law restrict नहीं करेगा। बोल रहा है minor अपनी बात से मुकर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। होप यू आर गेटिंग इट। तो ठीक है, मस्त है। तो परिधि एक माइनर है जो कि अपनी रिप्रेजेंट करती है एज फॉल्सली और बोलती है मैं मेजर हूं, और एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेती है मिस्टर मित्तल के साथ। तो P2M और P क्या है यहाँ पे, माइनर है, परिधि जी, ठीक है। और मित्तल जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेती है और क्या खरीद लेती है भाई, मित्तल जी का लैपटॉप, ठीक है सर। लैपटॉप ले लेती है सर, कितने का सर, 60,000 रुपए का सर, और 1 अगस्त 2022 को खरीदती है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। तो मैं तो पेपर सॉल्व करता हूं ना, साथ साथ पेंसिल से या पेन से रफ शीट पे लिख लेता हूं। तो इससे क्या होता है, इससे मुझे बूस्ट भी मिलता है और क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया से समझ में आ जाता है, कंफ्यूज नहीं करता है। तो करना है ऐसा, हाँ ठीक है। उसके बाद she promised to pay back the outstanding amount with interest at the rate 16% per annum by 31st जुलाई 2023। सर ये 60,000 रुपए कितना टका ब्याज देगी, वो 16% पर एनम ब्याज देगी। और कब तक पे कर देगी, 31st जुलाई 2023। She told him that in case she won't be able to pay the outstanding amount, her father Mr. Ram will pay back on her behalf। कि अगर ये 60,000 रुपए 16% के साथ मैं पे नहीं कर पाई तो कौन पे करेंगे, खुद राम जी पे करेंगे, मेरे पिताजी पे करेंगे। परिधि के पापा का नाम राम है। कि परिधि ने मित्तल साहब को झांसे में ले लिया पूरा और बोला मैं तो मेजर हूं, मैं नहीं दिया, मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरे पिताजी भी दे देंगे, ठीक है। और आपको पता है ना तो माइनर लायबल होता है और ना ही गार्जियन लायबल होता है भाई, हाँ ठीक है। आगे सुनते सर। Mr. Ram will pay back on her behalf. After 1 year, when Paridhi was asked to pay the outstanding amount with interest, then she refused to pay the amount and told the owner that she is a minor and now he cannot recover a single penny from her. परिधि ने बोला कि मैं तो माइनर हूं, अब तू 1 रुपया भी मेरे से रिकवर नहीं कर सकता। तो क्या बताइए मित्तल सर, क्या पैसा रिकवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सर? नहीं कर सकते, बिकॉज नो एस्टॉपल अगेंस्ट द क्या, माइनर। फिर भी आई वांट you guys to see the क्या presentation of the answer। उसके बाद she'll be a major on 1st January 2025 and only after that agreement can be ratified। बताइए क्या 1 जनवरी 2025 के बाद अग्रीमेंट को रेटिफाई किया जा सकता है? नहीं। अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट द टाइम ऑफ क्या, माइनॉरिटी कैन नॉट बी रेटिफाइड एट द टाइम ऑफ मेजॉरिटी। अब सुनिए, एक्सप्लेन by which of the following ways Mr. Mittal will succeed in recovering the outstanding amount। बताइए मित्तल जी के पास क्या रेमेडी है और वो कैसे अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं? तो भैया बहुत सिंपल है, पहला पैराग्राफ लिखेंगे और फिर कंक्लूजन लिखेंगे 1, 2 एंड 3। हेडिंग डाल देना कंक्लूजन 1, एक लाइन का गैप 2, एक लाइन का गैप 3,
ठीक है ना सर। पहले 1 लिख के फिर एक लाइन का गैप, फिर कंक्लूजन 2। कंक्लूजन दोबारा मत लिखिएगा, सिर्फ 2 लिख दीजिएगा, राइट। और फिर जब 2 पूरा हो जाए एक लाइन का गैप छोड़ देना और फिर क्या लिख देना सर, 3, ओवर एंड आउट। अब सुनिए आगे क्या बोलता है सर। नेक्स्ट बोलता है सर नेक्स्ट बोलता है बताइए कैसे सक्सीड करेंगे मित्तल जी। क्या वो सूट फाइल कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट, परिधि के अगेंस्ट। तो आंसर विल बी नो सर। पर्सनली लायबल तो माइनर कभी होता ही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं हो सकता। सो मिस्टर मित्तल कैन नॉट सक्सीड इन फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट क्या, परिधि। परिधि के अगेंस्ट सूट फाइल करने में मिस्टर मित्तल सक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है सर। दूसरा, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम, क्या राम के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, नहीं। गार्जियंस कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट्स ऑफ द क्या, माइनर। माइनर के बिहाफ पे या माइनर के एक्ट्स के लिए कभी भी गार्जियन लायबल नहीं होते हैं। सर ये भी बढ़िया है। फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट क्या, परिधि, अ माइनर फॉर द रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर शी अटेन्स मेजॉरिटी। जब 1 तारीख 2025 में वो क्या हो जाएगी, मेजर, क्या उस समय मित्तल जी केस फाइल कर सकते हैं, नहीं सर नहीं कर सकते, बिकॉज नो अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू एट द टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैन बी एनफोर्स्ड एट द टाइम ऑफ मेजॉरिटी। अगर ऐसा पेपर आ गया तुम्हारी तो लॉटरी निकल जाएगी भाई। हमने तो बहुत लेवल के क्वेश्चंस करे, ये आरटीपी तो मुझे बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस बूस्टर इसी को बोलते हैं भाई, ठीक है। आओ एक बार आंसर देखेंगे जरा जल्दी से, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा, बिकॉज अ लॉन्ग वे टू गो भाई। हाँ, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेट। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय माइनर इज क्या, वॉइड एब इनिशियो। Pursuant to section 11, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे पर्सन के साथ who is not competent to contract is क्या, void ab initio, void from the beginning, and मैं बोलूंगा, I rather advise कि इसके साथ लिख के आना पेपर में, and the rule of estoppel doesn't apply on minor, and the rule of estoppel doesn't apply ऑन माइनर। सर रूल ऑफ एस्टॉपल किसके ऊपर नहीं लगता है सर, माइनर के ऊपर नहीं लगता है। एंड द रूल ऑफ एस्टॉपल डजंट अप्लाई ऑन क्या, माइनर। रूल ऑफ एस्टॉपल किसके ऊपर नहीं लगता है सर, माइनर के ऊपर नहीं लगता है। एंड द रूल ऑफ एस्टॉपल डजंट अप्लाई ऑन माइनर। फिर कंक्लूजन ले लेना 1 2 3। कंक्लूजन बहुत आसान है, आपको पता है ना तो माइनर लायबल है ना उसका गार्जियन लायबल है, और तीसरा केस जब वो मेजर हो जाएगी परिधि, उस केस में भी मित्तल जी उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। वो भी गेटिंग एवरीथिंग, समझ में आ रहा है तुम्हें पक्का। आइए लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या लिखा है सर यहाँ पे। अगर केस लॉ पता है तो केस लॉ फर्स्ट पैराग्राफ के साथ लिखेंगे, जो एज एप्लीकेबल इन दिस केस, पक्का। तो केस लॉ विल बी रेफर्ड इन द क्या, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट में, या फिर थर्ड पैराग्राफ के साथ भी लिख सकते हो कि आंसर लिख दिया और आंसर लिखने के साथ एज अप्लाइड इन दिस केस, ठीक है भाई, दोनों जगह सही, पक्का। चलो देखते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या लैपटॉप रिकवर, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता ऐसा। ये देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, आ जाइए सर। मैंने आपको माइनर के बारे में एक चीज बताई थी, याद है क्या, देखो माइनर के पेरेंट्स कभी लायबल नहीं होते, माइनर का स्टेट लायबल होता है, वो भी कब, नेसेसरीज के केस में, ठीक है। हाँ, अगर वो बंदा सूट फाइल करता है देन इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट की लैपटॉप वापस दिलवा दिया जाए, लेकिन जब तक आपसे पूछा ना जाए खुद से मत इंटरफेयर करना इस क्वेश्चन में, राइट सर, पक्का। चलिए देखते हैं। हालांकि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में लिखा है आगे जाके कि सर इफ द प्रॉपर्टी कैन बी रिकवर्ड इन स्पीसी एज इट इज, तो वो रिकवर हो सकती है, पक्का। लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे अभी, जब तक हमें पूछेगा नहीं एग्जामिनर, हम क्यों उंगली करेंगे उसको, राइट सर। चलो आओ देखते हैं, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड और वॉइड। बताइए वैलिड है या वॉइड है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो 2-2 नंबर का एक आएगा या 1-1 नंबर का एक आएगा। अभी जो मुझे दिख रहा है ये 2-2 नंबर वाला दिख रहा है, हाँ फिर भी देखते हैं। Where two courts have jurisdiction to try a suit, an agreement between the parties that the suit should be filed in one of those courts alone and not in the क्या other। सर दो पार्टीज अग्रीमेंट में एंटर कर रही हैं और अग्रीमेंट में एंटर करते समय लिख देती है कि वैसे तो 2 कोर्ट्स में केस फाइल हो सकता है हमारा डिस्प्यूट का, लेकिन हम कोर्ट ए में फाइल करेंगे, कोर्ट बी में फाइल नहीं करेंगे। वैलिड है सर,
सब पहले केस में लिखूंगा दिस अग्रीमेंट इज वैलिड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स दैट पार्शियल रिस्ट्रेन ऑन प्रोसीडिंग्स, पार्शियल रिस्ट्रेन ऑन क्या प्रोसीडिंग्स इज वैलिड बट कंप्लीट रिस्ट्रेन इज क्या void. So if parties have decided to file a suit in one court, then it is क्या valid. अगर वो बोलते कि हम कभी एक दूसरे पे सूट फाइल कर ही नहीं सकते तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स हो जाता और ये क्या हो जाता void. लेकिन पार्शियल रिस्ट्रेन वैलिड होता है और इसका एक एग्जांपल था हमारे आईसीआई में जो मैंने पढ़ाया था, तो बताया था कि पार्टीज ने डिसाइड किया कि हमारा डिस्प्यूट जब भी होगा हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे आर्बिट्रेटर. यू गाइस आर ब्रिलियंट इनफ, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे. तो दिस इज वैलिड और void? वैलिड. So this is valid. ये valid है क्योंकि पार्शियल रिस्ट्रेन है. अगर ये कंप्लीट रिस्ट्रेन होता कि आप मेरे ऊपर कभी केस ही नहीं कर सकते तो ये क्या हो जाता void. तो ये हो जाता void. सिंपल है सर. चलिए देख लेते हैं. तो एक हो गया सर. दूसरा देखते हैं एक बार. X offers to sell his मारुति कार to क्या Y. X ने मारुति कार बेचने का सोचा किसको Y. Y believes that X has only WagonR. वैसे तो मारुति की होती है WagonR भी, लेकिन क्वेश्चन साफ साफ दर्शा रहा है सर कि देयर इज नो कंसेंसस एट आइटम बिटवीन द क्या पार्टीज. एक पार्टी एक कार बेचना चाह रहा है, दूसरी पार्टी दूसरी कार खरीदना चाह रहा है. तो देयर इज नो कंसेंसस आइटम और मीटिंग ऑफ माइंड्स बिटवीन द पार्टीज, हेंस द अग्रीमेंट इज void. पक्का? आगे सुनते. X a physician. सर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस void होता है, लेकिन यहां पे तीन केसेस में वो वैलिड होता है. पहला केस कौन सा? सेल ऑफ गुडविल. दूसरा पार्टनरशिप अग्रीमेंट और तीसरा क्या सर्विस अग्रीमेंट. ये है सर्विस अग्रीमेंट कि जहां पे एक फिजिशियन और सर्जन एक्स है, उसने वाई को एम्प्लॉय किया एज एन असिस्टेंट और सैलरी दिया 75,000 पर मंथ, लेकिन वाई ने प्रॉमिस किया कि वो 2 साल तक कहीं और प्रैक्टिस नहीं करेगा. सर आपके पास ही काम करूंगा. दिस इज अ सर्विस अग्रीमेंट. इफ यू साइंड अ सर्विस बॉन्ड और अग्रीमेंट देन दिस इज क्या वैलिड एंड द अदर पार्टी कैन रिस्ट्रिक्ट और एग्जीक्यूट दिस अग्रीमेंट. अदर पार्टी इस अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है और अगर वाई कहीं और जाता है 2 साल के अंदर तो एक्स उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. समझ आ रहा है सर? कैन वी स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर? यस सर, जबरदस्त. 7 पे आते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है सर. सर आर ओन्स एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर. अब आर है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक. कौन जाता है उसके पास? पी. क्या लेना है उसने? वाटर प्यूरिफायर. क्या लेना है भैया? वाटर प्यूरिफायर लेना है. बहुत बढ़िया. विद अ कॉपर फिल्टर. कौन सा फिल्टर चाहिए सर? कॉपर वाला फिल्टर चाहिए सर. आइए सर. सर क्या प्राइस है उसका? 54,000. ठीक है. आर कौन है यहाँ पे? सेलर. पी कौन है? बायर. पी को क्या चाहिए था? प्यूरिफायर. वाटर प्यूरिफायर चाहिए था. कौन से फिल्टर वाला? कॉपर फिल्टर वाला प्यूरिफायर चाहिए था. किसको? पी को. किससे? आर से. आर ने कितना दाम बताया? 54,000. ठीक है. एज पी वांटेड टू बाय द प्यूरिफायर ऑन क्रेडिट. सर पी को प्यूरिफायर चाहिए किस पे? क्रेडिट पे चाहिए. और कितनी इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहता है? 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहता है. किस में पे करना चाहता है? 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहता है. क्या पे करना चाहता है 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में सर? 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वाटर प्यूरिफायर का कॉस्ट पे करना चाहता है. क्या पे करना चाहता है सर? वाटर प्यूरिफायर का कॉस्ट. कौन? पी. किसको? आर को. अब आर बोला भैया मैं तुझे जानता नहीं, मैं तुझे जानता नहीं. तू एक काम कर, गारंटर दे दे, अपनी गारंटी दिलवा दे किसी से और मैं तुझे प्यूरिफायर दे दूंगा. फिर तू मुझे 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 54,000 रुपए दे दियो. 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोले तो 6,000 पर मंथ देगा. 6,000 रुपए पर मंथ देगा. तो ठीक है सर. अभी एस आया सामने और एस ने गारंटी दे दी किसको? आर को. और आर को बोला तू पी को प्यूरिफायर दे दे. अगर ये पैसा नहीं दिया आई विल पे द अमाउंट. अगर ये पैसा नहीं दिया, if he doesn't pay the amount, if he makes a default in payment of the amount, then I'll pay the bloody amount. मैं पैसा पे कर दूंगा. ऐसा कौन बोला? एस बोला. किसको बोला? आर को. किसके बिहाफ पे? पी के बिहाफ पे. सिंपल है. आगे सुनिए सर जी. पी डेटर है, आर क्रेडिटर है और एस कौन है? गारंटर. और इन तीनों के बीच में जो चल रहा है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या? गारंटी. ठीक है सर. अब पी ने क्या किया? 4 मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर दी और उसके बाद क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट. कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी थी? 9. 4 ही पे किया, मतलब 24,000 रुपए पे किया और क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट. कितना पैसा बच गया अभी? 30,000. ठीक है सर.
Explain with reference to the Indian Contract Act 1872 क्या liability of S as a guarantor to pay the balance price of water purified to R, क्या जो guarantor है S, is S liable, is S क्या liable to pay the balance price to R, P के बिहाफ पे क्या बैलेंस अमाउंट पे करने के लिए लायबल है एस आर को? सर लायबल है सर, 100% लायबल है, क्यों? गारंटर है, और अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो भी जाता है तो गारंटर स्टिल लायबल, लेकिन इस केस में गारंटर का पैसा डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि अब वो डेटर से तो रिकवर कर नहीं सकता, क्योंकि डेटर बेचारा खुद क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट। तो हो गया, लेकिन तेरी गारंटी फेल नहीं, यू हैव टू पे द अमाउंट। व्हाट विल बी योर आंसर? तो पहले का आंसर आएगा यस, एस इज लायबल। What will be your answer if R sold the water purifier misrepresenting it as having copper filter while actually it has a normal filter? क्या होता अगर R ने जो वाटर प्यूरिफायर बेचा है, झूठ बोल के बेचा है, ये बोल के बेचा है कि कॉपर फिल्टर का है, जबकि एक्चुअली वो कॉपर फिल्टर का नहीं था? सर एक क्लॉज है, if guarantee obtained by misrepresentation, if guarantee obtained by क्या? Misrepresentation, then it is not a valid guarantee and later on the guarantor or surety will get क्या? Discharge. Later on guarantor या surety क्या हो जाएगा sir? Discharge हो जाएगा। So if any guarantee which has been obtained by क्या? Misrepresentation is not a valid guarantee and later on the surety or guarantor is not liable to pay. तो सेकेंड, जहां पे सेलर ने झूठ बोल के बेचा था वहां पे गारंटर लायबल नहीं, उस केस में गारंटर पैसा देने के लिए लायबल नहीं, उस केस में तो जो 4 इंस्टॉलमेंट पे हुए वो भी वापस ले ली जाएंगी भाई। ठीक है, चलिए। तो नाइदर पी नॉर एस, ना तो पी डेटर और ना ही क्या एस वाज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट एंड अपॉन डिस्कवरिंग द ट्रुथ पी रिफ्यूज्ड टू पे द प्राइस। इन रिस्पॉन्स टू पी रिफ्यूजल आर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट क्या? एस। पी ने पैसा नहीं दिया और आर ने सीधा किसके ऊपर केस फाइल कर दिया? श्योरिटी के ऊपर। किसके ऊपर? श्योरिटी। बताओ क्या वो श्योरिटी से पैसा रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर उसने मिस रिप्रेजेंटेशन से गुड्स बेचे थे, मिस रिप्रेजेंटेशन से गारंटी लिया था, सो गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट वैलिड एंड एनफोर्सेबल। वो वैलिड एंड एनफोर्सेबल नहीं होती है। सिंपल इज दैट। भाई समझ में आ गया तेरे को? 100% हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन। What are the conditions needs to be fulfilled to make the following agreements valid? इनको valid बनाने के लिए कौन कौन सा condition fulfill होना चाहिए? Because ये without consideration है, लेकिन अगर बिना consideration के भी आप इनको valid बनाना चाहते हो तो there might be certain terms and conditions which needs to be fulfilled. And what are those terms and conditions which needs to be fulfilled in order to make them valid? पहला, agreement based on natural love and affection. So agreement based on natural love and affection can be valid if the following conditions gets क्या? Satisfied. पहला, written, signed by the promisor and registered in a court of law. ऐसा ही था? पक्का? तो agreement made on account of natural love and affection must be in written form, signed by the promisor and registered in a court of law. हो जाएगा? पक्का? चलो दूसरा, promise to pay time, time by date. time by date वैलिड होता है। टाइम बार डेट क्या होता है? जिसका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया 3 साल का, उसके बाद टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार डेट का प्रॉमिस भी वैलिड हो सकता है। कब हो सकता है भाई? अगर वो क्या है? रिटन में है एंड साइंड बाय द क्या है? प्रॉमिसर है। रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। पहले वाले को कोर्ट में रजिस्टर भी कराना था और दूसरे वाले को कोर्ट में रजिस्टर नहीं कराना था। पक्का? चलिए ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का और उसके बाद शुरू करेंगे सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। चलिए दोस्तों।